पीस टॉक खत्म हो गए और ट्रंप ने बोला कि मैं भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दूंगा। जो भी शिप ईरान से ऑयल खरीद के निकल रही है उसको मैं बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दूंगा। अब इसको सुनते ही सबके दिमाग में से एक क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे क्या एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आ सकता है? क्या बाजार के अंदर वापस से सेल ऑफ आ सकता है? क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस से ऊपर जा सकते हैं? क्या हमें एग्जिट कर जाना चाहिए, या फिर जो हरियाली हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में दिखी थी वो खत्म हो जानी चाहिए और इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्यों आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा? सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। इसको डिटेल में समझते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नैस्डैक से। नैस्डैक की जो मार्केट है वो आपको ग्रीन में दिख रही है। मतलब क्या है कि जो शिप यहां पे ब्लॉक होगी उससे अमेरिकन मार्केट्स को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से जो बाजार है इतनी वो सिचुएशन होने के बावजूद यहां से ऊपर गया है, ये आपको लोग बोल रहे होंगे। लेकिन एक और फैक्टर जो आपको कोई नहीं समझा रहा कि जो ब्रेंट क्रूड है वो वापस से अभी तक $100 पे नहीं पहुंचा। मतलब पहुंचा था फिर गिर गया। अभी तक तो इसे वापस से $110 का जो नंबर था उसको अचीव कर लेना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी वहां तक क्यों नहीं पहुंचा? डील खत्म हो गई है, प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई, तो ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर क्यों नहीं गए? सबसे पहली चीज, डील खत्म हो गई है इसका ये मतलब नहीं है दोबारा डील हो नहीं सकती। जैसे वीकेंड आएगा कोई ना कोई न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी जिससे जो स्टॉक मार्केट है वो वापस रिकवर करेगी और जो ब्रेंट क्रूड है अगर यहां से ऊपर चला जाता है तो वापस से नीचे आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इसका इंपैक्ट इंडिया पे इतना बुरा क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो इंडियन मार्केट है वो तो कल के दिन काफी ज्यादा फॉल होते हुए दिखी और इसका सिंपल सा आंसर है आपकी करेंसी। जैसी ये न्यूज निकलती है कि पीस स्टॉक खत्म हो गया, जो हमारी करेंसी है वो वापस गिर जाती है। उसके बाद जैसी चीजें स्टेबलाइज होती हैं ये 93 के आसपास आ जाती है। इसका मतलब ये है जो इंडियन रुपया है ये सबसे बड़ी जड़ है हमारे बाजार को गिराने के पीछे। एग्जाम्पल के तौर पर आप एफआईआई का सोचो। मार्केट में दो पार्टिसिपेट करते हैं, पहला होता है एफआईआई, दूसरा होता है डीआईएस। डीआईएस नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं जहां पे हम अपना पैसा देते हैं और वो हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। एफआईआई इंडियन मार्केट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 21 to 25% के आसपास होल्ड करते हैं। मतलब हमारी पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट का 21 to 25% एफआईआई के पास है। तो एफआईआई इस समय पे बेच रहा है। अब अगर एफआईआई को कॉन्फिडेंस नहीं आता तो जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर कितना सेल ऑफ आ सकता है? अगर ऐसा होता है तो हमारी मार्केट अप टू 50 to 70% तक क्रैश कर सकती है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? जैसे ही एफआईआई बाहर निकलेगा अपना पैसा लेकर के, अगर और तेजी से निकलता है तो लास्ट एक साल के अंदर जो आपको हमारी करेंसी के अंदर धमाका देखने को मिला, मतलब अप्रैल 14 से आज तक जो हमारी करेंसी है वो डॉलर के अगेंस्ट 8% के आसपास गिर गई है। आप ये समझ रहे हो एफडी के रेट कितने चल रहे हैं? 6%, 6.5%, 7% एक साल में ही आपको मिलता है। आपकी करेंसी 8% से डीवैल्यू हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी करेंसी डी वैल्यू हो रही है, आपकी जो पर कैपिटा इनकम है ये बढ़ रही हो तो भी ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर? करेंसी डी वैल्यू हो रही है, हम नेट इंपोर्टर कंपनीज हैं। तीसरा, जो रेवेन्यूज के नंबर है इसकी जो उम्मीद है ये भी आपको अच्छी देखने को नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या है कि जो एफआईआई है उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करें। अब सपोज करो एफआईआई ने एक साल के अंदर 15% के रिटर्न्स बनाए। अब वो चाहते हैं कि 15% के रिटर्न्स मैं कैश आउट कर लूं। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि 8% की जो करेंसी है ये गिर गई। 15 में से 8% तो यहां चला गया। इसके बाद बचे हमारे 7%। अब 7% में से जो उन्होंने प्रॉफिट करा है उसमें 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर लॉन्ग टर्म है तो 12.5% लगेगा। और जो 12.5% है ये ओवरऑल अमाउंट पे लगेंगे। मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो 5% के आसपास होगा या फिर शायद इससे भी कम आपको देखने को मिलेगा। तो जो एफआईआई है वो ये सोच रहे हैं कि मैं डॉलर ले तो हूं इंडिया के अंदर, लेकिन जिस हिसाब से करेंसी डीवैल्यू हो रही है मैं यहां से निकलूंगा तो मैं प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारी जो मार्केट है वो इस समय पे वीक दिख रही है। वीक का मतलब क्या है? दुनिया में जहां पर भी लड़ाई होती है हमारी वैल्यू गिरने लगती है। क्रूड ऑयल की वजह से हमारी करेंसी वीक हो रही है। मतलब अगर सिर्फ 2026 की बात करें तो 4% के आसपास करेंसी हमारी ऑलरेडी डी वैल्यू हो चुकी है। तो जो इंसेंटिव है इंडिया में पैसा लगाने के लिए, मतलब करेंसी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो टैक्सेस हैं वो कम होने चाहिए, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होनी चाहिए, ये तीनों के तीनों फैक्टर इस समय पर मिसिंग है। तो इस वजह से जो एफआईआई है वो पैसा लाने से डर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, 2016-17 के अंदर एक बहुत अच्छी वेव आई थी जिसके अंदर सारे कह रहे थे कि इंडिया एक नेक्स्ट बिग
थिंग है, जिस वजह से बड़े बड़े एफआईआईज इंडिया में पैसे डाल रहे थे। सॉफ्ट बैंक ने 18 से 20 के बीच में, 2018 से 20 के बीच में दबा करके इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा डाला था। बहुत सारी फंडिंग आई थी इंडिया में, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सारी की सारी जो कंपनीज है वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो जाती हैं या फिर लॉस देने लगती हैं बाहर की कंपनीज को, जैसे कि सॉफ्ट बैंक होगी, अलीबाबा हो गई। इन सब कंपनियों को इंडिया के अंदर लॉस होता है। जो भी न्यू एज स्टार्टअप है, जैसे कि पेटीएम हो गया, ओयो हो गया, ओला हो गया, इन सब जगह एफआईआई को लॉस हुआ है। मतलब इंडियन मार्केट के अंदर इन लोगों ने अपने हाथ जलाए हैं। अब बात करते हैं इंडियन रिटेल इन्वेस्टर की। इस समय पे काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म है। स्टॉपेज रेशियो 100 के ऊपर जा चुका है। स्टॉपेज रेशियो का मतलब पुरानी कितनी म्यूचुअल फंड्स बंद हुए और कितने नए म्यूचुअल फंड शुरू हुए, ये दोनों के दोनों को कंबाइंड करके आप स्टॉपेज रेशियो निकाल सकते हो। अभी जो स्टॉपेज रेशियो है ये बताता है कि जितने ज्यादा म्यूचुअल फंड ओपन हुए उतने के आसपास ही म्यूचुअल फंड बंद हो गए। अब बंद होने के पीछे काफी सारी सिचुएशन होती है कि भाई कुछ का टेन्योर पूरा हो गया और कुछ लोगों ने बेच दिए। अब यहां पर कितनों का टेन्योर पूरा हो गया ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लोगों ने डर करके ही बेचे होंगे। मतलब अब अगर यहां पे रिटेल इन्वेस्टर पीछे हट जाता है तो जो बाजार है ये फ्री फॉल हो सकता है। अब रिटेल इन्वेस्टर पीछे हटेगा या नहीं हटेगा, इसके पीछे दो सिचुएशन है। 2 साल तक बाजार ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं और 2 साल के बाद अभी भी कुछ लोगों में ऑप्टिमिज्म बचा हुआ है जो दबा करके पैसा डाल रहे हैं। वो लोग हैं जिन्होंने पास हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया है, बनता हुआ देखा है, या वो समझते हैं कि उन्हें स्टॉक मार्केट पता है और लॉन्ग टर्म का गेम है। बात ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम है कि अगले अगर 2.5 साल पैसा और ना बने तो क्या वो लोग टिके रहेंगे बाजार में? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर रिटेल इन्वेस्टर ने अपना हाथ पीछे खींचा तो बाजार हमारा फ्री फॉल होता हुआ दिख सकता है। इसके चांसेस कितने? पर्सनली मुझे लगता है चांसेस कम है, बिकॉज यूट्यूब आने के बाद काफी सारी जो एजुकेशन है वो लोगों के अंदर पहुंची है, ऑप्टिमिज्म पहुंचा और ये लोगों को समझ आ गया कि शेयर बाजार एक है जो कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उनके लिए रिटर्न्स बन सकते हैं। वो सिर्फ स्टॉक मार्केट एक जगह है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सोच रहे हो मैं 20,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूं हर महीने और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 18% के रिटर्न, ठीक है, ईयर ऑन ईयर लेवल पे आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो, आप काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो और 18% के रिटर्न आप उम्मीद करो क्योंकि पास्ट में तो आए हैं, लेकिन क्या ये फ्यूचर में आएंगे? पहली चीज की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप अगले 20 साल तक इसमें इन्वेस्ट करते हो तो देखो क्या हो रहा है। 20 साल के बाद जो आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट है वो पहुंच जाएगी 4.69 सीएजीआर के हिसाब से, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग होती है। अब यहां पर अगर आप इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे, अभी तक इन्फ्लेशन हम 4% लेते थे, 8% अगर हम इन्फ्लेशन ले ले तो ये बनते हैं आपके करीब करीब 1.39 सीआर के आसपास। बात ठीक है? ठीक है, आपको लगेगा मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा पैसा मेरे डबल हो गए पैसे 20 साल के अंदर, ठीक है, 20 साल के बाद इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बट मान लेते हैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि हो गए डबल। अब ये जो पैसा डबल हुआ है आपका, इसके अंदर करेंसी एडजस्टमेंट और लगा लो, मतलब 1.39 सीआर के अंदर 8% के आसपास ड्रॉ डाउन आप और कर लो। मतलब क्या है कि आप एक्चुअली में जो रियल मनी आप कमाओगे, जो इंटरनेशनल मार्केट में आप खर्च करोगे, वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसके अंदर जो आपको टैक्स देना पड़ेगा करीब करीब 12 से 15 लाख रुपए के आसपास होगा, या शायद 17 लाख रुपए के आसपास। इसके ऊपर से करेंसी डीवैल्यू आप करवा लो इसको। लास्ट 5 साल के अंदर जो हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई है वो 24%, 25% के आसपास है। सो एवरेज 5% आपकी करेंसी भी डीवैल्यू हो जाती है। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं 20,000 की एसआईपी कर रहा हूं और 20 साल के बाद अपने बच्चे को मैं हार्वर्ड में भेजूंगा पढ़ने के लिए, तो आपका जो अमाउंट है 1.39 करोड़ के आसपास, ये आपको रियल टर्म में हार्वर्ड नहीं पहुंचाएगा। मतलब ये है, यहां पे 2 चीजें की जा सकती हैं। पहली चीज है कि भाई ये 20,000 रुपए को हटा करके अब यहां पर 25,000 रुपए लाए जाएं, तब जाकर के हार्वर्ड की फीस निकलेगी। और अगर आप 18 की जगह 19-20 लेना चाहोगे तो भाई यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा। तो अगर आप एक बेस्ट केस सिचुएशन लेके चलते हो और ये सारी चीजें सही से काम करती हैं, आपको 18% के रिटर्न्स मिल जाते हैं, तब कहीं जाके 1 सीआर के आसपास आएगा, जो अगर कुछ चीजें सही हो जाए तो शायद ज्यादा हो सकता है रियल टर्म में। बट अभी की सिचुएशन देख करके लग रहा है ये चीजें कम ही होने वाली है, बढ़ेंगी नहीं। अब इतना पेसिमिस्टिक आंसर मेरा क्यों है? सबसे पहली चीज, लास्ट 20 साल के अंदर क्या हुआ? लास्ट 20 साल के अंदर चीजें काफी तेजी से ग्रो करी, जीडीपी के नंबर बढ़ रहे थे, कंजम्पशन बढ़ रहा था, सब बढ़ रहा था। आने वाले 20 साल में क्या होगा? कंजम्पशन कम हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे आज नोएडा के अंदर हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ रही, 29 रुपए बढ़े हैं। अब वो कह रहे हैं 20,000 रुपए सैलरी कर दो हमारी सारे के सारे। अब 20,000 की सैलरी कर भी दी तो भी पर कैपिटा इनकम तो इतनी बड़ी नहीं, तो कंजम्पशन कहां से आएगी? कहीं से नहीं आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
एआई हमारी जॉब लेकर के जाने वाला है। इंडिया के पास कौन सा मोट है, इंडिया क्यों इतना पावरफुल है? इंडिया पावरफुल है अपनी जनता को लेकर के कि हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो काम कर सकते हैं, बात ठीक है। लेकिन अगर दुनिया को काम की ज़रूरत ही नहीं है तो आप काम करोगे कैसे? मतलब आईटी प्रोफेशनल, जैसे कि मैं खुद भी हूँ, आईटी में जॉब करता हूँ, उनकी जो जॉब्स हैं वो ऑब्वियसली जाना शुरू हो चुकी हैं। अगर आप देखोगे, ओरेकल ने हज़ारों लोगों को निकाल दिया है, टीसीएस हज़ारों लोगों को निकाल रहा है, इन्फोसिस हज़ारों लोगों को निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? लो स्किल वर्कर्स लोगों को नहीं चाहिए और हाई स्किल वर्कर की डिमांड ज्यादा है, और इंडिया में ज्यादातर कौन है? लो स्किल वर्कर। तो यहां पर जो टीसीएस इन्फोसिस है, यहां से भी लोग निकल रहे हैं। आने वाला जो टाइम है इंडिया के लिए वो थोड़ा स्ट्रगलफुल हो सकता है अगर हम अभी से चेंजेस ना लाएं तो। अब यहां पे कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ सकती है और यहां पे इंडिविजुअल आ सकती है, तो पॉलिटिकल को हम अवॉइड करेंगे, इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात करेंगे। सो अगर आप ये सोचो सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करके कुछ होगा, तो भाई आने वाले टाइम पे हो सकता है आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना अच्छा रहेगा, मतलब पैसा डॉलर टर्म्स में हम कमाएं, इंडियन टर्म्स में हम कमाएं, और शायद चाइनीज टर्म में भी हम कमा सकते हैं, इसमें गलत कुछ नहीं है। आने वाली जो मार्केट है, आपकी जो इनकम है, अगर वो डॉलर में आप कमा पाओ तो ये अच्छी बात है। कैसे? ऑनलाइन प्रोजेक्ट उठा करके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप यूएस में भी करते हो, तो ये जो 8% का फ्री फॉल आपको देखने को मिला लास्ट एक साल के अंदर, तो ये सीधा 8% के गेन होते हैं आपके पोर्टफोलियो में। मतलब 1 लाख रुपए अगर आपने इंडिया के बाहर इन्वेस्ट किया होता और वो सेम अमाउंट भी पड़ा होता, आप आज उसे वापस इंडिया लाते, तो आप 8% के प्रॉफिट में होते इन्फ्लेशन को हेज करने के बाद। आप समझ रहे हो? ये 8% सूखा सूखा लॉस हो गया है आपको। तो इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करना शुरू करो, यूएस में इन्वेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होगा और हो सकता है आने वाले टाइम पे रुपया और वीक हो, दिक्कत पैदा हो सकती है। तो करेंसी रिस्क अपने आप में भी है। 20 साल की आप बेट ले रहे हो, लेकिन करेंसी रिस्क आपके पास है। आरबीआई कोशिश कर रही है करेंसी को बचाने की, लेकिन बच नहीं रही है। $100 अगर ये हिट हो गया तो ये 8% का मार्ग पार कर जाएगा। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर थोड़े से इंटेलिजेंट बनो, इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, कम पैसा बने चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाइवर्सिफाई करो। किसी भी एक जगह पे पूरा पैसा डालोगे तो बहुत बड़ा रिस्क आपको झेलने को मिल सकता है। तो आई होप आपको काफी सारी चीजों के ऊपर क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डाइवर्सिफिकेशन इंडिया और इंडिया के बाहर करना जरूरी है, ये सार है इस वीडियो का।